चलिए बच्चों, तीसरा देखते हैं। और तीसरा क्या है, अभी हमने रेडियस देख लिया, वेलोसिटी देख लिया। अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी किसी इलेक्ट्रॉन की बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट में मतलब वो 1 सेकंड में किसी स्टेशनरी ऑर्बिट जो कि न्यूक्लियस के अराउंड है उसमें कितने रेवोल्यूशन मार लेगा। तो तीसरी है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, चक्कर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द इलेक्ट्रॉन, मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड इन द stationary orbit, in the stationary orbit around the nucleus, around the nucleus। न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन मारेगा इन द ऑर्बिट, उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। बच्चों फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है, न्यू होती है। अब ये न्यू हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। कहाँ का सारा लें, तो आपको पता है लीनियर वेलोसिटी v, ये न्यू है, ये v है वेलोसिटी, ये होती है एंगुलर वेलोसिटी टाइम्स रेडियस। ये लीनियर वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, पढ़ा था ना रोटेशनल में, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और r आप बोहर रेडियाई मान लो, तो v होता है ओमेगा r। और आपने AC में पढ़ा ही है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ हम इसे वेलोसिटी मानेंगे। वेलोसिटी भी 2 पाई न्यू होती है, तो ओमेगा की जगह आया 2 पाई न्यू और साथ में r चल रहा है। भैया ओमेगा की जगह आया 2 पाई न्यू, साथ में r चल रहा है। तो आप ये बताइए न्यू की वैल्यू कितनी आ गई वहाँ से, न्यू फ्रीक्वेंसी f भी लिख सकते हो, f से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अपन लोग न्यू बनाएंगे। न्यू की वैल्यू आएगी v/2πr, v/2πr आनी भी चाहिए ये। आप ये देखें, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। अगर आपको इस मेथड से नहीं निकालना है तो आप ये देखिए, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 1 बाई टाइम पीरियड क्या होगा, स्पीड बाय डिस्टेंस, स्पीड बाय डिस्टेंस। 1 बाई टाइम पीरियड कुछ और नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, स्पीड को v माना है, और डिस्टेंस है सर्कमफेरेंस जो कि होती है 2πr। तो आप चाहे इस मेथड से निकाल लीजिए v के फॉर्मूले से, चाहे इससे निकाल लीजिए, बात एक ही पड़ेगी। चाहे एंगुलर या रोटेशनल फॉर्म में निकाल लीजिए या लीनियर टर्म्स में निकाल लीजिए, टाइम डिस्टेंस स्पीड लेके बात एक ही पड़ेगी। तो ये आ गया। अब v की वैल्यू डालनी पड़ेगी, अभी पढ़ी नहीं तुमने, kZe² 2π/nh वाली डाल दो, ठीक है, कितनी, kZe² 2π/nh। तो v की वैल्यू हमने डाल दी, देखो ये 1/2πr ऐसी है। v की वैल्यू हमने पुराने उससे डाल दी, मैंने बोला था याद रखना है ना, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्या थी, 2π kZe²/nh थी नहीं थी, 2π kZe²/nh थी नहीं थी, थी सर, ये हो गया। कुछ कट रहा है बेटा तो काट लो, 2 से 2, ये वेलोसिटी नहीं फ्रीक्वेंसी निकल रही है, पाई से पाई, और कुछ कट रहा है नहीं। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आई, आपके आई k, ठीक है, फिर क्या है z है, फिर क्या है e² है, फिर क्या है nh है, फिर क्या है r है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये आई kZe²/nh r। क्लियर है इतना, शाबाश। देखो r आप वही वाला लेना, r0 वाला, कौन सा, बोहर का ग्राउंड स्टेट वाला, सॉरी हम देखना चाहते हैं कि ग्राउंड स्टेट में कितनी बनेगी, तो हमने r तो ग्राउंड स्टेट वाला ही लेना है, ये है ये। चलिए, तो जो जो कांस्टेंट उन्हें बाहर निकालिए, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, e² कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, r0 भी कांस्टेंट है, वो तो फिक्स ही रहता है ना, 0.53 एंगस्ट्रॉम रहता है। क्या है, z बाहर आया और क्या बाहर आया, n। तो दो चीज़ें पता चली, फ्रीक्वेंसी z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फ्रीक्वेंसी n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दो चीज़ें आप याद रखना, z के डायरेक्ट है, n के इन्वर्स है। बाकी सब में आप वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू डाल के देखिए आपको क्या मिला,
देखिए क्या मिला, फ्रीक्वेंसी बराबर के होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ई होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर, एच की वैल्यू आपको पता ही है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -34 होती है, और आर नॉट होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 ये होता है। साथ में आप पे क्या चल रहा है, यहाँ पे ऊपर जेड चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है, एन चल रहा है। बच्चा अगर हम ये देखेंगे तो ये आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट में 6.53 या 6.57 इंटू 10 की पावर 15 आता है। तो 6.57 इंटू 10 की पावर 15 रेवोल्यूशन पर मिनट है, ये पर सेकंड नहीं है, पर मिनट है, और यहाँ आएगा Z/N। तो पर मिनट हमने निकाल रखे हैं, 1 मिनट में इतने रेवोल्यूशन होंगे, तो आप जान ही सकते हैं कितने ज़्यादा आएंगे। ठीक है, फिर बस इतना देख लेते हैं। अब अगर आपको हाइड्रोजन एटम के लिए देखना है पहले ऑर्बिट में, तो Z और N 1 बना लेना, बाकी कुछ नहीं होगा। तो आप साथ साथ चले करो, तब आपको पता लगेगा कि सर क्या मिटा रहे हैं और क्या चला रहे हैं। तो फॉर हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी 6.57 इंटू 10 की पावर 15 रेवोल्यूशन पर मिनट। हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू 1 होगी, और ग्राउंड स्टेट है तो भी एन की वैल्यू 1 होगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में। अब फाइनल चीज़ें हमें देखनी है इस डेरिवेशन में, जो कि है टोटल एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। कहाँ, बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट में। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट, चाहे कोई सा भी हो। रदरफोर्ड ने भी बताया था टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी। दैट मीन्स देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, नॉट रिपल्सन, इट इज़ अट्रैक्शन। ठीक है, वही हम नील बोहर से प्रूफ करेंगे। क्या यहाँ पे कोई अनोखी चीज़ तो नहीं होगी, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, दोनों एक ही बात कहनी चाहिए। ये तो बेसिक सा मैकेनिकल प्रिंसिपल है कि टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तभी वो सिस्टम स्टेबल होगा। एनर्जी जितनी कम होगी उतना तो बढ़िया रहेगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालेंगे बोहर्स के स्टेशनरी ऑर्बिट में। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन हैज़ 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन में 2 तरह की एनर्जी है। एक है कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। ये होती है ड्यू टू मोशन। मोशन कौन सा मोशन, ऑर्बिटल मोशन है ना, ऑर्बिटल मोशन की वजह से होती है। और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यू से डिनोट करेंगे, और वो होती है ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कैसी पोजीशन उसके बेस पे होती है। 2 तरह से होती है, एक तो होती है काइनेटिक ड्यू टू मोशन, ऑर्बिटल मोशन, और पोटेंशियल ड्यू टू पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। यही दोनों निकालते हैं। टोटल एनर्जी को हम कैपिटल ई मान लेंगे। ई बराबर होगा के प्लस यू के। तो पहले के निकालते हैं। फिर के क्या होता है आपको पता है, हाफ mv² होता है। बोलो हाँ है ना, हाँ। काइनेटिक एनर्जी ये होती है हाफ mv²। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि वी नो दैट हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स को mv²/r को kZe²/r² के बराबर रखती है, रखती नहीं रखती है, रखती है सर। ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा r से r काटो, r से r काटेंगे तो यहाँ आएगा mv² और यहाँ आएगा kZe²/r। अरे कुछ नहीं है, हाफ हाफ लगा लो, देखो वो आ जाएगा। दोनों साइड हाफ मल्टीप्लाई कर लो तो हाफ mv² बराबर कितने के, हाफ ऑफ kZe²/r। तो हाफ में ऐसे लगा सकता हूँ ना, हाफ दोनों साइड लगा दिया, यही वहाँ पुट करा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आ गई, हमारी आ गई kZe²/2r। ये आपने पहले भी देखी थी, ये आपकी पहले नहीं आ रही थी, याद करो। Ze²/8πε0r, वही तो है भाई। k की वैल्यू अगर मैं 1/4πε0 लिख दूँ तो 4 2 जा बनेगा 8, तो 8πε0r ही आएगी। बट आज इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते, ये कर देंगे। इसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियस, यही होता है
पोटेंशियल एनर्जी पता है ना, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है, वही है। तो पोटेंशियल एनर्जी बनती है पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियस, जो चीज़ फिक्स है और मूव कैसे कर रहा है, कौन कर रहा है, जैसे अल्फा पार्टिकल का निकाला था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उस पर आ जाएगा -E। तो पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियस होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन न्यूक्लियस अपॉन डिस्टेंस R, और यहाँ पे ये है -E। हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K ले लेंगे, कितना ले लेंगे K, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K ले लिया, यहाँ पे है माइनस ZE इंटू ई होगा ZE स्क्वायर, और नीचे कितना है R है -K ZE स्क्वायर बाई R, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिया, माइनस ZE स्क्वायर ये रहा, और नीचे कितना है R है, तो ये अपन लोगों पे आ गई काइनेटिक एनर्जी, और ये अपन लोगों पे आ गई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, याद रखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये दोनों क्या आई, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आई है KZE स्क्वायर अपॉन कितना 2R, और हमारी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आई है KZE स्क्वायर बाई R, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई है। अब निकालते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी होगी सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टोटल एनर्जी ऑर्बिट की निकाल रहे हो सर या इलेक्ट्रॉन की, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन की ही निकालेंगे, ऑर्बिट की क्यों निकालेंगे। तो देखो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक है KZE स्क्वायर बाई 2R, और पोटेंशियल है -KZE स्क्वायर बाई R। ये दो चीज़ें हैं। समझदार लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, K दोनों में कॉमन है, ZE स्क्वायर भी दोनों में कॉमन है, R भी दोनों में कॉमन है। यहाँ से आया हाफ, प्लस माइनस हुआ माइनस, और यहाँ पे आया 1, ठीक है। 1/2 -1 होगा -1/2, तो ये आया KZE स्क्वायर बाई R। 1/2 -1 होगा -1/2, तो टोटल एनर्जी आई -KZE स्क्वायर बाई 2R। ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई। अभी कुछ करेंगे बट आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है, देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा वो आएगा, इसको और इसको देख लो, इसको और इसको देख लो, क्या है, क्या KZE स्क्वायर बाई 2R इधर है, हाँ तो इधर भी है KZE स्क्वायर बाई 2R, ठीक है। यहाँ प्लस में है वहाँ माइनस में, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अगर ये माइनस रहने दें तो ये अंदर वाली चीज़ KZE स्क्वायर बाई 2R कुछ और नहीं है, K है। तो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आप मुझे बताओ ये बड़ा है या ये, चलो छोड़ो, इन दोनों में देखो क्योंकि दोनों के साइन सेम है ना। आप देखो बड़ा कौन है, क्या KZE स्क्वायर और R दोनों में है, हाँ है। वहाँ हाफ हो रहा है मतलब वो 0.5 है, और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ये 1 है। KZE स्क्वायर बाई R तो दोनों में ही है, माइनस दोनों में है। यहाँ हाफ है मतलब 0.5, और वहाँ 1 टाइम्स है। क्या ये इसका 2 टाइम्स नहीं है, 0.5 इंटू 2 1 होगा, हाँ। हाफ बड़ा होगा या ये वाला, ऑब्वियसली ये वाला होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो कि सबसे प्रोमिनेंट एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स है टोटल एनर्जी के, किसके, टोटल एनर्जी का कितना टाइम्स है वो, 2 टाइम्स है। क्वेश्चन आते हैं ये याद रखना, कितना टाइम्स है भैया, 2 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, दिख रहा है ना, कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, शाबाश। माइनस माइनस दोनों में, KZE स्क्वायर बाई R दोनों में, ये आधा है वो पूरा है, तो ये होगा, और जहाँ E है वहाँ -K लग जाएगा, तो U जो होगा -2 टाइम्स होगा काइनेटिक एनर्जी के, दोनों में साइन का चेंज है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ क्वेश्चन नंबर 2 ये आ सकता है, टोटल एनर्जी आई नेगेटिव। नेगेटिव मतलब देर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होगा हमेशा बंधा रहेगा न्यूक्लियस से, और जो हमारा सिस्टम होगा, क्या होगा, सिस्टम वो क्या होगा, स्टेबल होगा, क्या होगा, स्टेबल। ये याद रखना। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन हमेशा बाउंड होगा न्यूक्लियस से, और सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। चलो ये दोनों बातें हो गई। अब एक मेन बात क्या है, देखिए आपकी टोटल एनर्जी कितनी आई, आपकी टोटल एनर्जी आई कितनी, -KZE स्क्वायर बाई 2R, -KZE स्क्वायर बाई 2R, ये आएगी।
अगर ये आ गई तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा, आर की वैल्यू डालनी पड़ेगी। आर की वैल्यू तब से याद करवा रहा हूँ, 3 टर्म में क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर है ऊपर, 4 पाई स्क्वायर एम है नीचे, और के जेड ई स्क्वायर है इधर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम, और साथ में क्या है, के जेड ई स्क्वायर है। ठीक है, ये है तो डाल देते हैं यहाँ पे। तो देखिए कितनी वैल्यू आएगी, ई की वैल्यू आएगी माइनस के ऐसी है, जेड ई स्क्वायर ऐसी है, 2 ऐसी है, और नीचे कितना है भैया, 1/r है। बोलो है नहीं है? हाँ है सर। देखो मेरे को कोई वो नहीं है, मैं तुम्हें सीधा बता सकता हूँ, बट मैं सीधा नहीं बताता, तुम में से कुछ खिलाड़ी हैं बड़े। माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2 और 1/r है। अगर r ये है तो 1/r मतलब क्या होगा कि 1/r मतलब ये होगा जो चीज़, मतलब ये ऐसे है, चलो छोड़ो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर है अपॉन कितना है, 4 पाई स्क्वायर एम है, साथ में कौन है, के जेड ई स्क्वायर है। बच्चों ये पूरी चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। कहाँ जाएगी, ऊपर। ठीक है, कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आई, अब आप देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 तो चल ही रहा है। ठीक है, साथ में 4 पाई स्क्वायर एम और के जेड ई स्क्वायर कहाँ गया, ऊपर, और एन स्क्वायर एच स्क्वायर आया कहाँ, नीचे। यह है, ठीक है, वो चीज़ ऊपर जाएगी। तो देखिए क्या बना आप पे, अगर आप चाहते हैं तो 2 से 2 काट दीजिए। तो सबसे पहले 2 लिखा आगे, टिक लगा दिया, माइनस लिखा आगे, टिक लगा दिया, के इंटू के कितना हुआ, के स्क्वायर हुआ। ठीक है, जेड इंटू जेड कितना हुआ, जेड स्क्वायर हुआ। ठीक है, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर कितना हुआ, ई की पावर 4 हुआ। तो क्या मैंने सारे टर्म लिख लिए? नहीं सर, आप मास छोड़ चुके हो, मास लगा दो। तो मास पे भी लगा दिया टिक, पाई स्क्वायर पे भी लगा दिया टिक, और कुछ तो नहीं छूटा। माइनस लिख दिया, 2 लिख दिया, के इंटू के स्क्वायर, जेड इंटू जेड स्क्वायर, ई की पावर 4, और ये एम के तो नहीं छूटा, के हो गया, एम बचा, पाई स्क्वायर बचा। ठीक है, और अपॉन नीचे क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर है। कितना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये चीज़ है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, जो कांस्टेंट है उसे ले लो बाहर। तो देखिए क्या आएगा, E इज इक्वल टू, आप ये देखिए कांस्टेंट कौन है, एक तो होगा जेड स्क्वायर, नीचे होगा एन स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेंगे जेड स्क्वायर और यहाँ पे लिख लेंगे एन स्क्वायर। बाकी बचा जो उसे अंदर लिखेंगे, कितना है, -2। ठीक है, फिर है के स्क्वायर। ठीक है, फिर है जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर है ई की पावर 4। ठीक है, तो -2 के स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ई की पावर 4, और एम पाई स्क्वायर है, एम पाई स्क्वायर। और नीचे कितना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर है, पर एन स्क्वायर तो बाहर आ गया सर। ठीक है, तो कितना है, एच स्क्वायर है, कितना है, एच स्क्वायर है। ठीक है, ये आपकी चीज़ें हैं। चलिए, तो इतनी सारी बातें अगर हम आपको पता चल गई तो आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 तो पता चल गया था। 3 और 4 देख लो क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 आएगा कि टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर के, या टोटल एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यू हम डालते हैं, तो ई की वैल्यू देखिए क्या आएगी। आपको हमेशा कैलसी से सॉल्व नहीं करना, याद रखना है सारी चीज़ें। जैसे रेडियस आया था 5.3 इंटू 10 की पावर -11, जैसे आपका वेलोसिटी आई थी 2.2 इंटू 10 की पावर 6, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी आई थी 6.57 इंटू 10 की पावर 15 RPM। ऐसे ये भी याद रखोगे जितना आएगा। तो देखिए कितना आएगा, वो आपको याद रखना है। ठीक है भैया, क्या करना है, याद रखना है। देखिए कितना आएगा, -2 ऐसी मल्टीप्लाई बाई के का स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 10 की पावर 9 का होल स्क्वायर। साथ में जेड है, अच्छा जेड भी तो बाहर ही आएगा, हाँ जेड भी बाहर आएगा। तो है ई की पावर 4, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर, नहीं 4 पावर है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन 3 देख लेना, आगे बढ़ाएंगे। फिर मास की वैल्यू कितनी है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 है। फिर पाई की वैल्यू है 3.14 का होल स्क्वायर। नीचे है एच क्या होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻³ का स्क्वायर। यहाँ पे फिर क्या है, जेड स्क्वायर है, और यहाँ पे फिर क्या है, एन स्क्वायर है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारी वैल्यू अगर आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा मैं आपको बता देता हूँ। ये कुल मिला के आएगा
माइनस तो है 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर 6, ये आपके अंदर करके सॉल्व में आएगा और यहाँ आएगा जेड स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एन स्क्वायर। ठीक है, नहीं 10 की पावर 6 नहीं आएगा, बस इतना आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको पता है ये आपका आ रहा होगा आंसर जूल में, किस में, जूल में, बट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल जो होता है ईवी होता है, कितना होता है ईवी, तो ये आ गया माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये 1 ईवी पता है ना कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। तो इस पूरे की जगह हम ईवी लिखेंगे जो हमने लिख दिया है, और यहाँ पे क्या चल रहा है जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चल रहा है एन स्क्वायर चल रहा है। तो ये आप याद रखना, एनर्जी की वैल्यू कितनी है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ईवी, रख लोगे यार याद, शाबाश। ठीक है, और फिर वही बात लास्ट क्वेश्चन 4 कि फॉर हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, फॉर हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट ZB1 और NB1, तो E की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, शाबाश। ये अच्छा, मैं आपको यहाँ पे डेरिवेशन तो ख़त्म हो गई, बट अगर मैंने आपको कुछ नोट बताने हो तो मैं नोट ये बताऊँगा, ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी वो एनर्जी है, हिंदी से एलर्जी तो नहीं है ना, ये एनर्जी वो एनर्जी है जो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन पे है, ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन पे है। ठीक है, ये वो एनर्जी है जो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन पे है। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी, क्या पढ़ा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या पढ़ा है भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखिए आप ये देखिए, ये एनर्जी कौन से स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में ये एनर्जी है। आपको जनरली फार्मूला पता है एनर्जी का है, nth ऑर्बिट में माइनस 13.6, nth लगा दिया करो खुद, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये है आप पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं n की वैल्यू 1, डेरिवेशन ख़त्म हो गई, अब मस्ती कर रहे हैं, अरे मजे करो, एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट या E1, तो E1 कितना होगा, कुछ नहीं, माइनस 13.6, और ये सारा हम हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए कर रहे हैं या हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं, तो Z की वैल्यू हो जाएगी 1 आपकी। ठीक है, तो ये Z तो गया, ये हो गया आपका कितना, 1 का स्क्वायर, यहाँ Z था वो 1 का स्क्वायर बन गया, गोली मारो, तो हो गया माइनस 13.6, और n की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस 13.6 EV। n इज इक्वल टू 2 के लिए देखें, मतलब आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 2 के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, तो ये आपका E2 हो जाएगा, ये आएगा माइनस 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, तो ये लगभग 3.4 EV आएगा, 4 4 जा 16, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा ऐसे चलाते रहना आप। तो ज़रा 5 6 निकाल लेना, ये कितनी आ रही है, n इज इक्वल टू 3 के लिए निकाल लेना, E कितना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है ना, तो ये E3 होगा, ये हो जाएगा माइनस 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी निकालना आप। मैं आपको ये बता रहा हूँ n इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए क्या होगा, मतलब जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा न्यूक्लियस से, तो सिंपल सी बात है कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, जब बहुत दूर हो जाएगा इन्फिनिट में होगा तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। तो E हम देखेंगे लास्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, या है ही नहीं एक्साइटेड स्टेट, मतलब E इन्फिनिटी, यहाँ होगा माइनस 13.6 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, समथिंग बाई इन्फिनिटी होता है 0, कितना होता है 0, इन्फिनिटी 1/0 होता है, तो 0 आएगा। तो इन्फिनाइट ऑर्बिट में हमारी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, आपको याद रखना है। ठीक है, शाबाश। बाकी मैं आपको एक और चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ, जब ये हो जाए तो आप ये समझो कि अगर आपको मैंने बताया था E ग्राउंड स्टेट, मतलब E1 कितना है, अभी आपने देखा माइनस 13.6 EV है, ये वो एनर्जी है जो किसी ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन पे है। मान लो ये आपकी ग्राउंड स्टेट हो गई और मैं इसे निकालना चाहता हूँ, ये आपका एटम है जैसे, इससे बिल्कुल बाहर, एटम से बाहर निकालना चाहता हूँ। यार एटम से बिल्कुल बाहर निकाल दो, इसका मतलब उसे तो आयोनाइजेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन।
आयनाइज मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल गया, उसे आयनाइज करना है। तो आप ये देखिए, अगर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इतनी है, तो अगर मुझे इसे एनर्जी देनी है आयनाइज करने के लिए, कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी ले जाना है, बाहर भेज देना है, वो वापस नहीं आना चाहिए। आयनाइज मतलब वो चले ही गया, वापस ना आए। तो कुछ नहीं, अगर यार -13.6 उसे वहाँ बैठाने के लिए लग रही है, तो अगर मैं +13.6 दे दूँ, कितने दे दूँ, +13.6, तो वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। ये बात है। अगर -13.6 उसको बैठाने के लिए लग रही है तो +13.6 दे दो, टोटल एनर्जी उसकी 0 हो जाएगी, फिर वो रहेगा ही क्यों, वहाँ भाग जाएगा। ये है। तो आयनाइज करने के लिए कितनी लगेगी, +13.6 EV लगेगी। ठीक है। आप ये भी देखिए नोट डाल के कि जो ट्रांजिशन होता है डेल्टा E, जो कि आपका कितने के बराबर होता है, hν के बराबर होता है, वो आपका होता क्या है, E2 - E1 होता है। या ऐसे बहुत से चलते हैं, तो मैं ऐसा बता देता हूँ आपको क्या होता है, En - En-1 होता है, यही होता है ना, En-1 ठीक है। या अभी के लिए आप E2 - E1 ले लो, वो आपके लिए आसान होगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। E2 से E1 जा सकता है, E3 से E1 जा सकता है, E4 से E2 जा सकता है, E5 से E3 जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर इसके हिसाब से देखें तो क्या होगा, -13.6। ठीक है। n की जगह कितना, 2 का स्क्वायर, और यहाँ लगेगा z का स्क्वायर, माइनस ऑफ दोबारा लगेगा -13.6, नीचे लगेगा 1 है तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ लगेगा z का स्क्वायर। अब अगर हाइड्रोजन होगा तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस माइनस कितना बनेगा, प्लस बनेगा। तो ये भी आपको रिलेशन याद रखनी है। अब हम देखेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज़ कैसे आती है हाइड्रोजन की, लाइमन बार्मर पास्चेन ब्रैकेट पी फंड या फंड कैसे आता है, ले भाई पैसे बंटा पी, तो वो भी हमें देखना है। बट उससे पहले हमें रिडबर्ग फार्मूला देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ देखेंगे, रिडबर्ग फार्मूला ये देख लीजिए पहले आप। तो जैसे जैसे एक्साइटेड स्टेट बढ़ेगी उतनी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है ना। तो आप ये भी लिख लीजिए, एक्साइटेड स्टेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जितनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी उतनी एक्साइटेड स्टेट घट जाती है। इस सिर्फ चक्कर इस चीज़ के लिए क्योंकि नेगेटिव साइन आया है। कैसा साइन आया है, नेगेटिव साइन। ठीक है, ये